हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई कैटेगरी लेकर, और आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत 80 प्लस ड्रग की सीरीज में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली आज हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंतर्गत जितने भी ड्रग हैं उन तमाम ड्रग को मैं डिस्कशन करूँगा। आइए चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा दोस्तों ड्रग है वह है हमारा एलोवेरा जेल। यदि हम लोग बात करें एलोवेरा जेल से, तो आप लोग भली भांति एलोवेरा जेल से परिचित होंगे। आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स कैसे याद रखेंगे? ए से एलोवेरा, तो ए से क्या हो जाएगा? एलो पेरी और एलो फेरेक्स। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एलोवेरा और ये तमाम हर्बल कॉस्मेटिक्स जब भी लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारे चेहरे को अच्छा करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर आप परी से भी, पापा की परियों से भी एलो पेरी के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम लोग फैमिली की बात करें तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जैसे गार्लिक में एल आ रहा है तो उसकी फैमिली क्या हो जाएगी? लिलिएसी। जैसे स्क्विल में एल आ रहा है, डबल एल आ रहा है, तो उसकी फैमिली क्या हो जाएगी? लिलिएसी। आप यदि यहाँ पर देखें तो एलोवेरा में भी एल आ रहा है, ए के बाद एल, तो इसकी फैमिली भी क्या होगी दोस्तों? लिलिएसिए। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को याद रखें तो हमारे लिए इन ड्रग्स को और इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स को उनका नाम याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। और यदि हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ए से ही एलोइन, इमोडीन, एलोइसिन, इसके क्या है? बेसिकली ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है। तो आप इसको अगर ए से याद रखें तो एलोइन, एलोइसिन, एलोय, एमोडिन, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। और मैंने आपसे बात किया कि ये जितने भी हर्बल कॉस्मेटिक्स है इनका बेसिकली यूज़ क्या है? कॉस्मेटिक यूज़ है, कमर्शियली ये सब बेचा जाता है। तो मेनली जो ये सब अवेलेबल है मार्केट्स में वो क्रीम के रूप में, लोशंस के रूप में, जेल के रूप में। और एलोवेरा से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि किस तरीके से एलोवेरा का जो यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो स्किन पर भी यूज किया जाता है। तो क्यों आखिर ये ऐसा क्यों इसका यूज किया जा रहा है? आखिर इसमें क्या प्रॉपर्टी है? तो इसका यूज ही हमें यह बताता है। सपोज अगर मैं आपको एक कनेक्शन या कहानी के माध्यम से बताऊं, अगर आपको कोई एक इंसेक्ट बाइट करता है, काटता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपके शरीर में इन्फ्लामेशन आएगा, सूजन आएगी, वह चोट जैसा दिखेगा। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि चारों ओर चोट ये फैल जाए, यानी रिंकल टाइप का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो मैंने बताया, सबसे पहले इंसेक्ट बाइट करेगा, यानी इसको इंसेक्ट बाइट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद क्या कॉज कर सकता है? ये इन्फ्लामेशन, उसे सूजन हो सकती है, तो इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। यह हो सकता है कि हमें चोट जैसा निशान दे दे, तो वाउंड, यानी अगर हम घायल हो जाते हैं चोट में तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। और मैंने बोला कि ये रिंकल बना देता है, कई बार हो सकता है कि चकते जैसा या फिर गोल सा आकार चारों तरफ हमारे स्किन के ऊपर बेसिकली बन जाए। और सोरियासिस, सोरियासिस और स्किन से रिलेटेड ये टर्म है सोरियासिस, जिसमें हमारा इम्यून जो सिस्टम होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो क्या करती है? बेसिकली जो हमारे जो खुद के जो सेल्स होते हैं, उनके स्किन के सेल्स, उनको मारने का काम करती है। एक बार मैं और फिर से आपको इसके यूज़ को बताता हूँ कनेक्ट करते हुए। सपोज आपको एक इंसेक्ट ने बाइट किया, यहाँ काटा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूजन आएगी। तो पहला क्या हो गया इसका यूज? इंसेक्ट बाइट के अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है। उससे सूजन आ गई तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा? हो सकता है कि चारों ओर हमारे क्या आ जाए? चकते सा निशान बन जाए, यानी रिंकल टाइप्स सा आप मान सकते हैं कि बन जाए। तो एंटी रिंगल के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ ही साथ ये हो सकता है कि चोट जैसा दिखे, तो हम इसका वाउंड के अगेंस्ट भी इसका यूज करते हैं। चोट यदि हमें लग जाए तो उसके अगेंस्ट भी इसका यूज करते हैं। और चलिए अगले ड्रग की बात करें, वह है हमारा आमंड ऑयल। आमंड ऑयल से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, और ये भी विभिन्न तरह के फॉर्मुलेशंस में मार्केट में आपको विभिन्न तरह के डोजेस फॉर्म में ये देखने को मिलेगा। आमंड ऑयल का आपने तेल भी लगाया होगा, हेयर ऑयल भी आता है, लोशंस भी आते हैं, और तमाम तरह के जेल, क्रीम इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो मार्केट में अवेलेबल
हैं। और ये बेसिकली यूज क्यों किए जाते हैं सब, यदि मैं बात करूं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की यूज पर अभी हम लोग आएंगे। बायोलॉजिकल सोर्स की यदि हम लोग बात करें तो आमंड ऑयल, इसमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप इसको कनेक्ट कर कर याद रखना चाहे तो मैं इसको ऐसे याद रखूंगा कि हे माँ क्या दे दे, हे माँ क्या दे दे, रोज दे दे। तो एमेगडेलस, प्रूनस एमेगडेलस रोजेसिए, इसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, ए माँ दे दे क्या, रोजेसिए, रोज दे दे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रूनस एमेगडेलस इसका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। और फैमिली की यदि हम लोग बात करेंगे तो रोजेसिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें आमंड ऑयल में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विटामिन ई, विटामिन ई, अब यदि आप यहाँ पर देखें तो विटामिन ई मेनली इसका क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और आप सभी जानते हैं कि विटामिन ई जो है वो क्या है, बेसिकली हमारे स्किन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए बेसिकली विटामिन ई दिया जाता है। और आप सभी भली भांति परिचित हैं कि विटामिन ई के फेस मास्क और हरे वाले अपने कैप्सूल टाइप के भी देखे होंगे जो कि जेल लाइक में आता है, सब्सटेंस के रूप में आता है, हरा हरा सा। तो अब विटामिन ई बेसिकली कर क्या रहा है, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रहा है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और किसी प्रकार से कोई हमें बीमारी ना हो, उससे प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, विटामिन ई। तो आपने कहीं ना कहीं अगर फेस मास्क लगाया तो उससे कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, उससे किसी प्रकार का चकता ना हो, किसी प्रकार के स्पॉट्स ना हो, स्कार्स ना हो हमारे शरीर पर, यानी कि एक्ने, एजिंग, स्कार्स, सनबर्न, इमोलियंट। यानी कि हम लोग बेसिकली ये लगाते क्यों हैं, ताकि हमारे में खास तौर से युवा पीढ़ी में बुढ़ापा ना आए, एजिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए। और एक्ने वही स्पॉट्स हमारे चेहरे पर आ जाए, या स्कार्स, दाग धब्बे हो जाए। और बेसिक जो यूज है किसी भी अगर हर्बल कॉस्मेटिक का, तो वो तो है ही इमोलिएंट के रूप में, यानी सूदनिंग एजेंट, मॉइस्चराइजिंग करने का काम। और सन से, जैसे मैंने बात किया कि फेस मास्क के रूप में भी, फेस मास्क के रूप में भी ये आता है। तो सन से किसी प्रकार से हमें, अल्ट्रावायलेट रेज से किसी प्रकार से खतरा ना हो, उससे भी बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यदि मैं बात करूं इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो मेनली आमंड ऑयल जो है वो क्या है, बेसिकली सीड का पार्ट है। और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, फिक्स्ड ऑयल। और आप सभी जानते हैं कि जहां भी फिक्स्ड ऑयल का बात आएगा वहां अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जरूर आएगा। उसमें ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, लिनोलाइक एसिड, ये तमाम तरह की चीज़ें क्या होंगी, इसमें हमारी प्रेजेंट होगी जो कि आमंड ऑयल में भी उपस्थित है, प्रेजेंट है। चलिए अगले ड्रग की बात करते हैं, वो है हमारा लेवेंडर ऑयल। और लेवेंडर ऑयल की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या है, बेसिकली एक वोलाटाइल ऑयल है। और मैंने और पिछले ड्रग में भी बात किया है कि वोलाटाइल ऑयल जब भी आएगा दोस्तों, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, एक एरोमा होगा, एक खुशबू होगा, एक फ्लेवर होगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये क्या है, फ्लावरिंग टॉप्स से प्राप्त किया जाता है। अगर लेवेंडर ऑयल को आपने याद रख लिया कि इसमें एक एरोमा होती है, खुशबू होती है, तो आपने ओडोनिल का खास तौर से उपयोग देखा होगा कि हम लोग बाथरूम में ओडोनिल का भी उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, दरअसल वो लेवेंडर ही होता है, लेवेंडर ऑयल ही होता है, जिसके वजह से हम जो अपने बाथरूम्स में यूज करते हैं उसमें क्या आता है, एक तरह की खुशबू आती है। और इसके साथ ही साथ ये खुशबू आती कहाँ है, और हमारे द्वारा जो भी अगरबत्ती यूज की जाती है, खास तौर से पूजा की सामग्री के रूप में जो अगरबत्ती यूज की जाती है, इसेंस स्टिक बोलते हैं जिसको, उसमें भी हमें ये क्या देखने को मिलेगा, ये लेवेंडर ऑयल वहां पर उपस्थित होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का वोलेटाइल ऑयल है। तो इसेंस स्टिक की बात हो गई, एरोमेटिक की बात हो गई, और फ्लेवर की बात हो गई। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आमंड ऑयल में भी बात किया, वैसे ही लेवेंडर में एक्ने हो, चाहे सिर पर स्पॉट्स आ जाए, दाग धब्बे हो जाए, चाहे एंटी माइक्रोबियल, चाहे एंटी फंगल, ये जो यूज़ है वो काफ़ी नॉर्मल है। चाहे एंटी फंगल हो, चाहे एंटी रिंकल हो, यानी किसी प्रकार से दाग धब्बे, स्पॉट्स आ जाते हैं, या
बेसिकली यदि बात की जाए तो ये सारे क्या है, कॉस्मेटिक्स यूज है, और इन सब का पर्पस क्या है, हमारे शरीर को सुंदर, सुशील और बढ़िया दिखाने के लिए। तो इसके लिए बेसिकली होगा क्या कि जितने भी पैथोजेंस हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं, उनसे जो भी रिलेटेड जो बीमारियां होती है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। और मैं यदि बात करूं तो आप लेवेंडर ऑयल को किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स, जैसा लेवेंडर इसका नाम है वैसा ही इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, लेवेंड्यूला ऑफिसिनेलिस। और अगर ये मान लीजिए एक खुशबू भरा प्रोडक्ट है, ये वोलेटाइल ऑयल है, तो आप ये प्रेफर करेंगे किसी को भी देना कि ले भाई क्या ले, लेवेंडर ऑयल ले, तो इसकी क्या फैमिली हो जाएगी, ले बेटे क्या ले, लेबेटिए, यानी कि लेवेंडर ऑयल ले। क्यों? क्योंकि ये खुशबू भरा है और आपका मिजाज, आपका स्ट्रेस और इसके साथ ही साथ आपका माइंड को काफ़ी हैप्पी रखने का भी काम करेगा। ये बात करते हैं अगले ड्रग की, और अगला जो हमारा ड्रग है वो है ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल की यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों यह भी क्या है, एक तरह का हमारा बेसिकली फिक्स्ड ऑयल है। और हम सभी ने बात की ही अभी कि किस प्रकार से आमंड ऑयल भी है, वह एक फिक्स्ड ऑयल है। तो जहाँ जहाँ फिक्स्ड ऑयल आएगा, तो हम लोग जानते हैं ये ग्लिसराइड्स होते हैं हमारे, लिनोलोइक एसिड, ऑलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, इन तमाम चीज़ों से मिलकर बेसिकली ये क्या होते हैं, बने होते हैं, इनका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। और यदि मैं बात करूँ ऑलिव ऑयल की, तो ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, या फिर हमें ये मिलता किस चीज़ से है, राइप फ्रूट पार्ट होता है, उससे बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। और यदि मैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली की बात करूँ तो ऑलिव यूरोपिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा, और ओलिएसिए इसकी फैमिली होगी। इसको याद रखना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि ऑलिव ऑयल ओ से ही इसका ऑलिव यूरोपिया और ओलिएसिए इसकी फैमिली है, तो आप इसको इसके ओ से ही याद रख सकते हैं। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट का मैंने आपके समक्ष बात किया है। यदि मैं इसके यूजेस की बात करूं बेसिकली, तो आप यदि इसके यूजेस की बात करेंगे तो आप इसको केमिकल कंस्टिट्यूएंट से भी याद रख सकते हैं। इसमें फिक्स्ड ऑयल तो पाया ही जाता है, इसके साथ ही साथ विटामिन ए, डी, ई, के, यानी कि जो भी विटामिन ए, डी, ई, के की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही क्या हो जाएगा, इनका ट्रीटमेंट में भी यूज हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो यदि मैं बात करूं इसके यूजेस की, तो 3A से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसा हम लोगों ने अनदर ड्रग्स में भी बात किया, चाहे एजिंग की बात हो, चाहे एक्ने की बात हो, चाहे अन्य तरह के डिजीज़ की बात हो, तो उसमें बेसिकली अल्जाइमर की बात हो, एक्ने की बात हो, एजिंग की बात हो, तो ये हमारे 3A हो जाएंगे। एजिंग क्या होता है, बेसिकली हमारे चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए, यानी कि ये हम सभी जानते हैं कि एक तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। तो एजिंग में होगा क्या कि हमारा जो चेहरा है उसको बूढ़ापन कहे या फिर यूं कहें कि हमें यंग दिखाने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। अल्जाइमर्स आप जानते हैं, जो चीज़ होती नहीं है उसको हम यकीन करने लगते हैं, उसको रियल मानने लगते हैं, वो हमारा अल्जाइमर होता है। तो और एक्ने आपको पता ही है, हमारे जो कील मुहासे जो हमारे शरीर पर, ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन होती है उनके चेहरे पर जो आ जाते हैं, स्पॉट्स जो आ जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ ही साथ जो अन्य जनरल फंक्शन है जो विटामिन के अकॉर्डिंग भी है, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बेहतरीन करने की बात हो, चाहे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, चाहे एलडीएल हो, चाहे एचडीएल हो, चाहे वीएलडीएल हो, उन तमाम कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का कार्य जो करेगा वो हमारा कौन करेगा, ऑलिव ऑयल करेगा। चलिए अगले ड्रग की बात करते हैं। यदि मैं बात करूं अगले ड्रग की, तो वो है रोजमेरी ऑयल। और आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ किसकी बात हो रही है, रोज। रोज क्या है, गुलाब का फूल है। और आप जानते हैं कि जब भी गुलाब के फूल की बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं सुगंध मौजूद होगी, उसमें प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा वोलेटाइल ऑयल हो गया, जो कि इसका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी है। आपने लेवेंडर ऑयल में भी यही चीज देखा, तो कहीं ना कहीं आप ये इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे कि इसकी कहीं ना कहीं फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी, एरोमा प्रॉपर्टी, एक प्रकार की खुशबू में इसका किसी न किसी प्रकार से योगदान होगा, जो भी हम लोग बात करेंगे। यदि मैं बात करूं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, ये फ्लावरिंग टॉप यानी कि फ्लावर का जो टॉप पार्ट होता है उससे बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रोज मैरिनस ऑफिसिनेलिस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, जो कि रोज के ही नाम से है, आप इसको याद रख सकते हैं।
और बेसिकली रोज जब हमारे पास होता है तो हम सब इसको किस तरीके से दोस्तों याद रख सकते हैं, हम किसी को कह सकते हैं ले बेटे रोज, तो ले बेटिए इसकी क्या बेसिकली हो जाएगी सर, फैमिली हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी अनदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की यदि दोस्तों बात करें तो वॉलेटाइल ऑयल होगा ही, क्योंकि इसमें एक प्रकार का फ्रेगनेंस है, एक प्रकार की एरोमा है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, हम यदि इसके यूजेस की बात करें तो यूज में क्या आएगा, ये माउथ वॉशेस में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि माउथ में अगर हमें अगर किसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें, यदि हमारे मुंह में या फिर दांतों सही से ब्रश ना करने की वजह से अगर दांतों में बदबू आती है तो माउथ वॉशेस के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है, या अनदर किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट्स में यदि इसका भी यूज किया जा सकता है जो दांत से रिलेटेड है, तब माउथ वॉशेस किया जा सकता है। मसल रिलैक्सेशन की बात है, मसल क्रैम्प यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें एक प्रकार का मरोड़न आ जाता है, या अल्जाइमर की बात हो, या पार्किंसनिज्म की बात हो, यानी पार्किंसन डिजीज की बात हो रही है, हाथ या शरीर जब हमारे कांपने लगते हैं तो उसको पार्किंसन डिजीज बेसिकली कहा जाता है। अल्जाइमर जो चीज़ रियल नहीं है उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पर ये ड्रग का यूज़ किया जाता है। अल्जाइमर में होता क्या है कि जो चीज़ रियलिटी में नहीं है उसको एक व्यक्ति क्या मानने लगता है, वास्तविक रूप में अपने चारों ओर महसूस करने लगता है। तो बेसिकली यदि हम लोग इसको याद रखना चाहे तो रोज़ से याद रख सकते हैं, और यदि हमारे चारों ओर सुगंध आएगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशबू प्रेजेंट रहेगी तो हमारा माइंड, हमारा जो शरीर है वो क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, और इसके साथ ही साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन तमाम चीज़ों से क्या रहेगा, ठीक रहेगा, उससे किसी प्रकार से ग्रसित नहीं रहेगा। तो हमारे मसल को रिलैक्सेशन मिलेगा, मसल क्रैम्प्स नहीं होंगे। अगले ड्रग की बात करते हैं जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत अगला और अंतिम ड्रग है, वो है हमारा सैंडलवुड ऑयल। और सैंडलवुड ऑयल से आप भली भांति परिचित हैं और मार्केट में इसके प्रिपरेशन से कॉस्मेटिक रूप से भी इसका यूज़ है, आप सभी जानते हैं। चंदन की लकड़ी, आप सभी जानते हैं कि इसकी खास तौर से यदि हम लोग प्रचारों में भी बात करें, एडवर्टाइजमेंट्स में भी अगर बात करें तो ये खास तौर से देखने को मिलता है। और ये पार्ट किसका होगा, फिर लकड़ी का ही पार्ट होगा, हार्ड वुड का पार्ट होगा। और यदि बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली की बात करें तो इतना कठिन काम ये भी नहीं है, क्योंकि जैसा इसका नाम है सैंडलवुड, वैसा ही सेंटेलम, एल्बम और सेंटेलेसिए इसकी फैमिली हो गई। जैसे ठीक वैसे ही जैसे ऑलिव ऑयल था वैसे ही सैंडलवुड ऑयल में सेंटेलम, एल्बम और सेंटेलेसिए फैमिली हो जाएगी इसकी। और यदि मैं बात करूं कि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो कुछ जो नाम है इसका सैंडलवुड ऑयल का, वैसा ही इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है अल्फा और बीटा सेंटेलोल। बेसिकली ये चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके साथ ही साथ सेंटिन। तो ये भी कोई कठिन काम याद रखना कोई कठिन कार्य नहीं है, आप इसको सैंडलवुड यानी एस के लेटर से याद रख सकते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा सेंटेलोल मेनली चीफ एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट रहता है। और बेसिकली यदि मैं बात करूं सैंडलवुड ऑयल की, तो आप सभी जानते हैं कि क्योंकि ये चंदन है तो कहीं ना कहीं हमें इससे भी हम यदि देखें तो एक खुशबू मिलती है कहीं ना कहीं, चाहे आप अगरबत्तियों की बात करें, चाहे आप साबुन की बात करें, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। आखिर ये ऐसा इसमें है क्या, आखिर ऐसा क्यों? आप यदि देखें तो अगर किसी व्यक्ति को फीवर होता है, यदि किसी बच्चे को भी अगर हल्का फुल्का फीवर होता है, तो कई बार ये कहा जाता है कि चंदन का जो हमारे पास बाथ ऑयल भी बेसिकली आता है, और इसके साथ ही साथ अन्य तरह के इसके डोजेस फॉर्म आते हैं जिनका उपयोग करके एक बच्चे को, एक व्यक्ति इसका उपयोग करके नहाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है जब हल्का फीवर उस व्यक्ति को आया। और इसके साथ ही साथ एरोमा थेरेपी क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सैंडलवुड ऑयल है तो इसमें कहीं ना कहीं खुशबू होगी। अगर खुशबू इसके अंदर होगी तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आप जानते हैं कि उसमें 12 जो हमारे जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनमें से ही कहीं ना कहीं स्मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर बेसिकली उस फैक्ट्री नर्व पर काम करने का काम कौन करेगा, हमारा सैंडलवुड ऑयल करेगा। और एरोमा थेरेपी जब हमारे शरीर को, हमारे बेसिकली और मेनली जो हमारे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन है, अगर उस पार्ट को मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या, ना ही हमें किसी प्रकार की परेशानी होगी, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स करने का काम जो करेगा वो बेसिकली क्या करेगा, हमारा सैंडलवुड ऑयल करेगा।
करेगा, जो कि एरोमा थेरेपी ही कहलाती है। यदि मैं बात करूं जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी है, हमने अगर साबुन का यूज़ किया तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे चेहरे को, हमारे शरीर को साफ कर रहा है, और इसके साथ ही साथ वो हमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी एक तरीके से कर रहा है। हम किसी प्रकार का अगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के रिएक्शन में आकर हमारे शरीर को किसी प्रकार का रिएक्शन ना हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उससे भी प्रिवेंट और उससे भी डिटॉक्सिफाई करने का काम जो करता है वो हमारा सैंडलवुड ऑयल करता है। और बाकी सनबर्न ये तो नॉर्मल सा फीचर्स है। और इमोलिएंट की बात करें तो ये तमाम तरह के जो फीचर्स हैं जो कि एक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का, कॉस्मेटिक हर्बल कॉस्मेटिक्स का ही बेसिकली और मेन और कॉमन यूज है इन तमाम हर्बल कॉस्मेटिक्स का। तो ये था आज का तमाम डिस्कशन। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी फार्माकोगनोसी 80+ ड्रग्स की सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू, धन्यवाद।